हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। आज हम दूसरी बुक स्टार्ट करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की। और पहले ये बुक का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, और इसके पहले हमने जनरल स्कूल एंड सोसाइटी वाली बुक के 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस बुक के 2 यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो चारों बुक है सबके 2-2 यूनिट पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे ताकि आपका इंट्रोडक्शन हो जाए सारी बुक से। फिर हम धीरे धीरे कोर्स को कवर कर लेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी बुक है आज, और यूनिट फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके टॉपिक्स इसको देखेंगे आज हम। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 1 है, पार्ट 1 है। एक और पार्ट आएगा तभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 1 को। तो दोस्तों हमारी बुक इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारे पास आज यूनिट 1 है। फर्स्ट टॉपिक मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ टीचिंग मॉडल दैट इंश्योर all the students regardless of their abilities learn together in the same classroom. It's a way to provide equal opportunities and fair treatment to all the students. देखिए, मीनिंग में हम सबसे पहले समझते हैं कि इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है। जो इंक्लूसिव लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको साथ लेकर के चलना, सबको साथ लेकर के चलना, कोई भी पीछे छूट ना जाए, चाहे वो किसी भी एबिलिटी हो, उसमें किसी भी तरीके का हो, डिफरेंट हो, ग्रुप से डिफरेंट हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सबको साथ लेकर के चले, तो उसे बोलते हैं इंक्लूसिवनेस। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ टीचिंग मॉडल। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? एक टीचिंग मॉडल है जो इंश्योर करता है दैट ऑल द स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़, सारे स्टूडेंट उनकी एबिलिटीज़ के, यानी कि उनकी एबिलिटीज़ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम में बैठेंगे। इट्स अ वे टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओके, एंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सभी को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसा कि कई बार हमने हमारी सोसाइटी में देखा है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार आपने भी देखा होगा आपकी क्लास में कि कभी ए सेक्शन होता है, कभी बी सेक्शन होता है, ए और बी सेक्शन होता है, कभी कभी सी डी भी सेक्शन होता है एक ही क्लास में। तो ऐसा सेक्शन होना कि अगर ज़्यादा बच्चे हैं एक क्लास में, उसके बेसिस पे अगर ये सेक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो दैट इज़ ओके। ज़्यादा बच्चे हैं उसके बेसिस पे सेक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो दैट इज़ ओके, क्योंकि एक क्लास में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सभी बच्चों को एक साथ बिठा सके। लेकिन कई स्कूल्स में क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि ए सेक्शन है और बी सेक्शन है। वो क्यों है? क्योंकि ए सेक्शन वाले बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं, और जो बी सेक्शन वाले बच्चे हैं वो थोड़े कम इंटेलिजेंट हैं। तो इस परसेंटेज के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे ये सेक्शंस डिवाइड नहीं होने चाहिए, इस तरीके की क्लासेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बी सेक्शन के बच्चे हैं अगर वो कम इंटेलिजेंट हैं और उन्हें हम अगर अलग से बिठाएंगे तो उनके ऊपर, उनके माइंड पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ हम कम इंटेलिजेंट हैं इसलिए हम इस क्लास में हैं। वो एक टप्पा लग जाएगा, वो एक छाप लग जाएगी, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग हम यहाँ समझते हैं कि ये एक टीचिंग मॉडल है। सिंपल सी बात, ये चीज़ हमको याद रखनी है। फिर एक टीचिंग मॉडल है जो क्या कहता है कि इंश्योर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ लर्न टुगेदर, सभी को साथ में पढ़ने के लिए ये चीज़ बोलती है, सेम क्लासरूम में, और प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जब सेम क्लासरूम में होंगे, सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी? इंक्लूसिव एजुकेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपने समझ ली, फिर बाकी चीज़ें यहाँ से जो आगे की है वो आसान हो जाएगी। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग आपको शायद समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन is a teaching approach that ensure all the students have equal opportunity to learn and develop. It's a way to remove barriers from learning and promote sense of belonging. देखिए, डेफिनेशन में क्या है, मीनिंग तो हमने देख ही लिया, कुछ कुछ वैसी ही डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन में क्या है, कुछ चीज़ों को स्ट्रक्चरली हम डिज़ाइन कर देते हैं। तो उसी तरीके से ये चीज़ें लिखी हुई है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक टीचिंग अप्रोच है जो इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड डेवलप। इट्स अ वे टू रिमूव बैरियर्स को रिमूव करता है किसी भी तरीके का। जैसा हमने एग्जांपल लिया कि इंटेलिजेंट बच्चे और जो थोड़े कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका अलग सेक्शन कर दिया, तो एक बैरियर हो गया। जो कम इंटेलिजेंट है
वो इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठेंगे तभी उनसे इंस्पायर होंगे, सीखेंगे, या एक सेम इन्वायरमेंट में पढ़ाई करेंगे तभी उन पर सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बैरियर है, उस बैरियर को रिमूव करना, लर्निंग एंड प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंग। यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो हमने ए सेक्शन में रख दिए, उन लोगों के अंदर क्या फीलिंग आ जाएगी, एक प्राउड फीलिंग आ जाएगी कि नहीं, हम अलग हैं, ये अलग हैं। सेम क्लास में होते हुए भी, सेम स्कूल में होते हुए भी, सेम फीस देते हुए भी उन बच्चों के अंदर ये फीलिंग आ सकती है। तो ये फीलिंग प्रमोट ना हो, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग प्रमोट हो, यानी कि हम सब सेम हैं, हम सब एक ही जगह से, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हैं। ये सारी फीलिंग डेवलप करने के लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है, और इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो ये सारी चीज़ें करती है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें अब आंसर राइटिंग करनी है एग्ज़ाम में, तो कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ टीचिंग अप्रोच दैट फोकसेस ऑन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले भी देखा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो फोकस करती है डाइवर्सिटी पे, इक्विटी पे और इंक्लूजन पे। यानी कि सारी चीज़ें, जो डाइवर्सिटी है वो ना हो, इक्विटी है वो इंश्योर हो, और इंक्लूजन हो, सारी चीज़ें इंक्लूड हो, इक्विटी हो, सबके साथ सेम जो बिहेव होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है कि inclusive education is an educational system that ensure access for all groups that have been marginalized in a society and in a school। यानी कि इंश्योर करता है ये सिस्टम कि इंश्योर ऑल द ग्रुप्स दैट हैव बीन मार्जिनलाइज इन ए सोसाइटी इन स्कूल। यानी कि जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, मार्जिनलाइज बच्चे हैं स्कूल में, उन सबको इक्वल एक्सेस मिले एजुकेशन का, ये एक ऐसा सिस्टम है। ठीक है, ये डेफिनेशन ये कह रही है। फिर अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, ये एक इंपॉर्टेंट है, अब इसे एग्जाम में लिखेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नाम लिख करके। इट इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे टू गिव ऑल चिल्ड्रंस फेयर चांस टू गो टू स्कूल, लर्न एंड डेवलप। यानी कि सभी को एक इक्वल चांस देती है, फेयर चांस देती है स्कूल जाने का, साथ में सीखने का। ये इंक्लूसिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। ओके, यूनिसेफ के बारे में आप जानते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है चिल्ड्रंस के जो राइट्स हैं उनको। यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रंस के राइट को प्रमोट करता है, उसकी ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आप कोई भी डेफिनेशन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो लिख दो। अगर सारी याद हो रही है, वैसे सारी ईजी हैं, सारी याद हो रही है तो सारी भी लिख सकते हैं आप, कि भाई अगर वहाँ पे एग्जाम में जिस तरीके से आंसर लिखेंगे तो मोर डेफिनेशंस करके और एक एक डेफिनेशंस लिखते जाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो मेन डेफिनेशन है हमारी, वो पिछले वाले पेज पे हमने देखी। ओके, ये वाली तो मेन डेफिनेशन है ही सही, जो हमको याद रखनी है, लिखना है। उसके बाद में अगर ये किसी को टफ लगती है तो उसमें से कोई चूज़ कर ले, और एक से ज़्यादा लिखता है, एक से ज़्यादा याद करता है, तो दैट इज़ मोर देन बेटर। ओके, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, क्या क्या में हेल्प करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प्स टू प्रमोट द फुल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर के फुल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। टू सेलिब्रेट द यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑल लर्नर्स, सारे लर्नर्स की जो यूनिक स्ट्रेंथ है उसको साथ लाने में, उसको सेलिब्रेट करने में हेल्प करती है। टू क्रिएट अ वेलकमिंग स्कूल कल्चर, वेलकमिंग स्कूल कल्चर बनाती है, इस तरीके का कल्चर बनाती है कि सभी को हम साथ लेकर के चल सके, वेलकमिंग कल्चर हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये इंश्योर कौन करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर टू फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों में, जैसे हमने देखा जो ए और बी के क्लास के बच्चों में अंतर है, तो वो अंतर ना रहे, वो डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, इस तरीके की चीज़ें ना हो, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बने, वो इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू होता है। ओके, फिर टू प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रमोट करने का भी ये काम करता है, हेल्प करता है। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। Inclusive education is important because it helps students to learn and grow together in a welcoming environment. It also helps students to develop empathy and understand to one another। देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, चीज़ें तो सेम रहेगी लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो कुछ टर्म चेंज हो जाएगी। जैसे कि अब हमने एक बार इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मतलब है वो मीनिंग समझ ही लिया है, तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान है कि इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यही है कि बच्चों को हेल्प करता है ये, ओके, कि लर्न एंड ग्रो टुगेदर, साथ में लर्न भी करो और ग्रो भी करो।
वेलकमिंग इन्वायरमेंट बनाता है, राइट। फिर उसके बाद में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू डेवलप एम्पैथी। एम्पैथी डेवलप होगी उनके अंदर किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि जब साथ रहेंगे तभी ये सारी चीज़ें डेवलप होगी। एंड अंडरस्टैंड टू वन अनदर, एक दूसरे के कंसर्न को समझेंगे। किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं आती है तो दूसरा बच्चा सिखाएगा तो उसे बेटर समझ सकता है बात समझ में। और अपने एक दूसरे को बैकग्राउंड को जानेंगे तो उनके अंदर एम्पैथी जनरेट होगी, दोस्ती होगी, रिलेशनशिप्स आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक हेल्दी और पॉजिटिव रिलेशनशिप, वेलकमिंग इन्वायरमेंट बनेगा स्कूल और क्लासेस के अंदर। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, फिर आता है जी हमारा बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, एक बार इस डायग्राम को आप देख लीजिएगा जूम करके थोड़ा। इस तरीके का डायग्राम हम अगर क्लास में एग्जाम में बनाएंगे तो बेनिफिट होगा। एक बीच में लिख दिया नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और आसपास ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। जो भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं उस टाइम पे वो सारे पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। पहले देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। पहला है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, राइट। जैसा कि हमने देखा, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर टू ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़। एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ के परे उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फिर सोशल स्किल्स, स्टूडेंट विद डिफरेंट बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज़ कैन इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विद हेल्प्स देम्स टू डेवलप सोशल स्किल्स, यानी कि कोलैबोरेट करना जो कि हेल्प करेगा, विच हेल्प्स देम टू डेवलप सोशल स्किल। सोशल स्किल डेवलप करने में ये चीज़ हेल्प करती है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। फिर एम्पैथी, एम्पैथी जैसा हमने देखा, एम्पैथी स्टूडेंट कैन लर्न टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर इन विच कैन बी हेल्प टू डेवलप एम्पैथी, यानी कि दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखेगा, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है सामने वाले का, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। तब जाके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और एट द एंड ये हेल्प करेगा एम्पैथी डेवलप करने में भी। ओके, रिमूविंग बैरियर्स को भी रिमूव करेगा। इट रिमूव बैरियर टू लर्न एंड पार्टिसिपेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए एजुकेशन में बैरियर्स को रिमूव करेगा। फिर क्रिएट सेंस ऑफ सेफ्टी भी लगेगी। इट क्रिएट सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन ग्रुप। सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी रहेगी एक ग्रुप में, क्योंकि किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा तो सिक्योरिटी बनी रहेगी। फिर क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनेगा। ओके, फिर प्रमोट सेल्फ रेस्पेक्ट को भी ये प्रमोट करेगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप एक बार देख लीजिए। इस तरीके के पॉइंट्स अगर आप आंसर में लिखेंगे बना करके, और इस तरीके के पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं कॉपी में, तो पॉइंट वाइज लिखने के बाद में क्या होगा, एक इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ओके, और ये डायग्राम वहाँ पे बना देंगे तो ये इसका अलग इफेक्ट पड़ेगा। हेल्पिंग स्टूडेंट टू विद स्पेशल नीड्स डेवलप एंड सेंस ऑफ रेस्पेक्ट। जैसे कई सारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, यानी कि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनको उनके अंदर सेंस ऑफ रेस्पेक्ट जनरेट होगा, क्योंकि कई बार सोसाइटी अगर उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करेगी तो उनका जो मोरल है वो बूस्ट होगा और उनके अंदर अपने लिए एक रेस्पेक्ट होगी कि हाँ, हम भी लोगों के इक्वली हैं, हमारे अंदर भी कुछ कमी नहीं है, लोग भी हमको इक्वल तरीके से देखते हैं। और यहीं से ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है स्कूल लेवल से, क्योंकि बच्चों को जब ये चीज़ इस तरीके से समझ आएगी तो वो उसी तरीके का बिहेव सोसाइटी में जाके भी करेंगे और सबके लिए वो रेस्पेक्टफुल चीज़ होगी। ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन देखा, अभी उसी में नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। पहले एम्पावरमेंट के बारे में देखते हैं। एम्पावरमेंट इज़ ए लॉस और एबनॉर्मलिटी इन अ पर्सनस मेंटल और फिजिकल फंक्शनिंग। इट कैन बी टेम्पररी, इंटरमीडिएट और ऑनगोइंग। यानी कि इम्पेयरमेंट क्या है, एक तरीके की एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। ये मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, यानी कि किसी इंसान के अंदर एक एबनॉर्मलिटी है, यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, तो उसे बोलेंगे इम्पेयरमेंट। ओके, अब ये इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके की हो सकती है। इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, लर्निंग इम्पेयरमेंट सच एज डिसलेक्सिया के बारे में आपने सुना होगा। डिसलेक्सिया इज़ अ लर्निंग disability that cause a person have trouble understanding language and information। यानी कि किसी इंसान को किसी भाषा को समझने में या पढ़ने में, सुनने में, समझने में तकलीफ़ होती है, बैरियर वो महसूस करता है, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो इंटेलेक्चुअल बैरियर है डिसलेक्सिया, ये एम्पावरमेंट का एक टाइप है। फिर
साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है, जो साइकेट्रिक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ए लूज ऑफ फिजिकल एबिलिटी सच एज द एबिलिटी टू वॉक और सी, देखने की और चलने की जो एबिलिटीज़ है वो नहीं हो अगर, तो ये भी एक टाइप है इम्पेयरमेंट का। फिर न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। फिर सेंसरी भी हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन, किसी सेंसरी फंक्शन का लॉस हो जाना, किसी सेंसरी फंक्शन का ना होना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट कैन बी टेम्पररी, इंटरमीडिएट और ऑनगोइंग, यानी कि ये टेम्पररी भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है, फिर ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी हो सकता है इसका। फिर इंटरमीडिएट का मतलब समझिए कि ये ऐसा है कि कुछ दिन रहता है, महीने के 15 दिन रहेगा, अगर 15 दिन ठीक रहेगा, लेकिन 15 दिन है तो इसे भी इम्पावरमेंट में हम काउंट करेंगे। इस तरीके की चीज़ें भी होती है। और ऑनगोइंग मीन्स चलता जा रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा वो हमेशा के लिए है। तो ये तीनों तरीके से होता है, उसे कहेंगे इम्पेयरमेंट। ओके, ये भी एक तरीके की डिसेबिलिटी के अंदर आता है। इम्पेयरमेंट के बारे में हमने समझ लिया, अब थोड़ा और जानते हैं, आगे चलते हैं। मीनिंग हमने समझ लिया, टाइप्स देख ली, अब कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ ऑफ इम्पेयरमेंट कैन बी एन एक्सीडेंट और इलनेस एंड ब्रिंग बोर्न विद एन इम्पेयरमेंट, यानी कि किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है और ये किसी इलनेस की वजह से भी हो सकता है, और किसी किसी के अंदर ये जन्म के साथ भी आता है। ओके, फिर एग्जांपल्स क्या हैं इसके, जैसे कि एन अपर लिम्स इम्पेयरमेंट दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ईट फूड, यानी किसी के अपर लिम्ब में, किसी के हाथ में अगर प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है, तो वो क्या करेगा, खाना नहीं खा पाएगा, बना नहीं पाएगा। ओके, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस वर्ब पार्टिकल्स, जैसे कि हमने देखा ना, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट टाइप देखा हमने, उसमें क्या होता है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, उसी को एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, किसी चीज़ को पढ़ नहीं पा रहा है, डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, तो इम्पेयरमेंट है। ओके, वो एक इम्पेयरमेंट का एग्जाम्पल है। फिर इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज़ में अपन थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस इम्पेयरमेंट एज अ लॉस ऑफ फंक्शन और स्ट्रक्चर, यानी कि किसी फंक्शन या किसी स्ट्रक्चर का लॉस हो जाना। वाइल डिसेबिलिटी इज अ रिस्ट्रिक्शंस इन अ परफॉर्मिंग एंड एक्टिविंग, हाउएवर द टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। क्या कह रहा है कि WHO के अकॉर्डिंग किसी फंक्शन का लॉस हो जाना और स्ट्रक्चर का लॉस हो जाना इम्पेयरमेंट कहलाता है, और किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जो रेस्ट्रिक्शंस आती है उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के बारे में अभी हम थोड़ी सी देर में वापस अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ समझ लीजिए कि इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी हैं तो अलग अलग, लेकिन ऑफन यूज़ इंटरचेंजेबली, यानी कि साथ में इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। इम्पेयरमेंट की जगह डिसेबिलिटी भी बोल देते हैं कभी कभी, डिसेबिलिटी की जगह इम्पेयरमेंट भी बोल देते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि दोनों अलग है, हल्का सा डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस क्या है कि किसी फंक्शन को लूज़ करना, किसी स्ट्रक्चर को लूज़ करना इम्पेयरमेंट में आ जाता है, लेकिन किसी भी काम को करने में, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जब रेस्ट्रिक्शंस होती हैं तो उसे डिसेबिलिटी बोलते हैं। ओके, माइन्यूट सा डिफरेंस है, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। इसे देखते हैं। डिसेबिलिटी इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटीज। इट कैन बी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी, कम्युनिकेटिव, एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल। ओके, तो क्या कह रहा है, जैसा कि हमने देखा डिसेबिलिटी एक रिस्ट्रिक्शन है दैट मेक लिमिट्स अ पर्सन एबिलिटी, किसी भी पर्सन की कोई एबिलिटी को, जैसे फॉर एग्जांपल एबिलिटी क्या है, वॉकिंग करना, कोई इंसान वॉक नहीं कर पा रहा है तो वॉकिंग एबिलिटी नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या है, उसकी एक डिसेबिलिटी है। ओके, डिसेबिलिटी इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट्स अ पर्सन एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़, नॉर्मल एक्टिविटी, चलना एक नॉर्मल एक्टिविटी है, खाना खाना नॉर्मल एक्टिविटी है, किसी चीज़ को उठाना नॉर्मल एक्टिविटी है। अगर कोई इंसान इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ रहा है उससे अगर, तो वो उसके अंदर क्या है, एक डिसेबिलिटी है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। ओके, अब इसके टाइप्स यही लिखे हुए हैं, ये हो सकता है फिजिकली भी हो सकता है, ओके, मेंटली भी हो सकता है। जैसा कि हमने देखा किसी चीज़ को नहीं सोच पा रहा है, किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है पढ़ने में, जैसा कि हमने इम्पेयरमेंट देखा ना पहले, उसी तरीके से मेंटली भी हो सकता है ये। फिर इंटेलेक्चुअली सेम चीज़ है। फिर सेंसरी, किसी चीज़ को सेंस नहीं कर पाना, कई बार कई लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, कोई किसी चीज़ को सेंस नहीं कर पाता है तो सेंसरी भी हो सकती है। कम्युनिकेटिव, किसी चीज़ को समझाना या बोल नहीं पाना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर
एजुकेशनल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। इतनी तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। डिसेबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ अ पर्सनस हेल्थ एंड अनदर पर्सनल फैक्टर। डिसेबिलिटी हेल्थ नहीं हो, यहाँ पे हेल्थ होगा, ठीक है। पर्सन की हेल्थ या अनदर पर्सनल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ये समझ रहे हैं हम। पर्सनल फैक्टर भी हो सकते हैं। फिर इट ऑल्सो रिजल्ट ऑफ सोशल एंड साइकिल फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। साइकिल कट कीजिए। किसी पर्सन के सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट पे भी ये डिपेंड करता है, इस वजह से भी हो सकता है। ओके। फिर नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड इट इज़ इंटरगल टू द ह्यूमन एक्सपीरियंस। इंटीग्रल है ह्यूमन एक्सपीरियंस में, और ह्यूमन होने का एक पार्ट है डिसेबिलिटीज़, ऐसा कहा जा रहा है। इंसान के साथ डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, आती हैं। ये सारे कॉजेज़ हमने देखे। उसके बाद देखते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है? इट कैन हिंडर अ पर्सनस फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी एंड इक्वल बेसिस टू विद अदर्स। यानी कि ये क्या कर सकता है, अगर कोई इंसान डिसेबल है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा सोसाइटी में इक्वल बेसिस पे, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। फिर पीपल विद डिसेबिलिटी में नीड सोशल टूल्स, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन टू मीट देयर नॉर्मल लाइफ रिक्वायरमेंट्स। यानी कि एक पर्सन जो डिसेबल है उसको क्या चाहिए? स्पेशल टूल्स चाहिए, ट्रेनिंग्स चाहिए और रिहेबिलिटेशन चाहिए। क्यों? ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें मीट कर पाए। जैसे कि कोई इंसान चल नहीं पाता है, वॉकिंग डिसेबिलिटी है, तो वो चेयर पे होता है या फिर जो बैसाखी होती है उसको पकड़ के चलता है। इस तरीके की टूल्स चाहिए होता है डिसेबिलिटीज़ में नॉर्मल लाइफ की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए। फिर जो है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में डाई अर्लियर, हैव पुअरर हेल्थ, एक्सपीरियंस मोर लिमिटेशन इन एवरीडे फंक्शन देन अदर्स। यानी कि जो पीपल हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ है वो या तो जल्दी डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर उनकी जो हेल्थ है वो पुअर रहती है, ठीक है। मोर डिफ़िकल्टीज़, मोर लिमिटेशंस एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्मल लाइफ की, जो नॉर्मल इंसान है उसके कंपैरिजन में। दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी का। इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आता है आंसर लिखना है, सारे पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडीकैप। हमने डिसेबिलिटी देखा, उसके बाद हैंडीकैप पे। हैंडीकैप इज़ अ डिसएडवांटेज दैट मेक्स इट हार्ड फॉर समवन टू डू सर्टेन थिंग्स। देखिए जो चीज़ें हैं डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और एम्पावरमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें सेम लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनके डेफिनेशन देख रहे हैं ना तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अलग है। जहाँ हैंडीकैप में हमने कहा इट इज़ अ डिसएडवांटेज, ये एक डिसएडवांटेज है, यानी कि मेक इट हार्ड फॉर समवन टू डू सर्टेन थिंग। कैसा डिसएडवांटेज है? कैसा डिसएडवांटेज है? दैट मेक इट हार्ड फॉर समवन टू डू सर्टेन थिंग, यानी कि किसी के लिए कुछ चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल कर देता है, वो होता है हैंडीकैप। ओके, इट कैन बी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। फिजिकल भी हो सकता है हैंडीकैप कोई इंसान, मेंटल भी हो सकता है और इमोशनली हैंडीकैप भी हो सकता है। आगे देखेंगे कैसे होता है। हैंडीकैप्स कैन लिमिट और प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट अदर कैन डू ईजिली। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो लोग इंसान ईजिली कर सकते हैं चीज़ें, वो हैंडीकैप इंसान नहीं कर सकता है। फिर उसके एग्जांपल्स क्या हैं? इफ़ समवन लूज इन एन एक्सीडेंट दे मे हैव हैंडीकैप दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम वॉकिंग विदाउट असिस्टेंस। यानी कि कोई इंसान अपने लिम्स को लूज़ कर देता है एक्सीडेंट में, तो वो वॉकिंग नहीं कर पाता। फिर ए पर्सन विद डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का हमने एग्जांपल देखा, कुछ चीज़ें ठीक से बोल नहीं पाता या रीड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। फिर पीपल कैन बी इमोशनली हैंडीकैप दैट कैन बी अफेक्ट हिज फीलिंग्स, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद अदर्स। इतनी सारी चीज़ें देख ली, कॉजेज़ वगैरह वो सब हमने पहले देख लिए, वो सारे सेम आएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल हमने देखा कि कोई पर्सन इमोशनली भी हैंडीकैप हो सकता है, किसी तरीके की फीलिंग्स उसको हर्ट करती है, कोई इंसिडेंस उससे हर्ट करता है तो वो इमोशनली हैंडीकैप हो जाता है। तो इसका असर उसकी फीलिंग्स पे पड़ता है, बिहेवियर पे पड़ता है, और जो लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है उसके ऊपर, उन सारी चीज़ों के ऊपर उसका असर पड़ता है। ओके, ये सब एग्जांपल है।
तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडीकैप। हमने तीनों कॉन्सेप्ट देख लिए। अब एक और चीज़ देखते हैं जिसकी वजह से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है एग्ज़ाम में। सबसे पहला अंदर वाला सर्कल है जिसके अंदर येलो कलर है, वो क्या है? हैंडीकैप। यानी कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ किस इंसान के साथ होंगी? जो हैंडीकैप होगा। फिर ये जो पर्पल कलर है उसके साथ है डिसेबिलिटी, यानी कि हैंडीकैप के बाद क्या आएगा? डिसेबिलिटी वाला जो इंसान आएगा। हैंडीकैप के बाद क्या आती है? डिसेबिलिटी। फिर एम्पावरमेंट, नेक्स्ट वाला बाहर वाला सर्कल एम्पावरमेंट का है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इस सर्कल को समझने का। और एक तरीका क्या है? एम्पावरमेंट। जैसे एम्पावरमेंट के अंदर जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, एम्पावरमेंट के अंदर क्या क्या आता है? डिसेबिलिटी भी आती है और हैंडीकैप भी आ सकता है एम्पावरमेंट के अंदर। फिर डिसेबिलिटी के अंदर हैंडीकैप भी आ जाएगा। फिर हैंडीकैप सबसे कोर वाला पॉइंट है। ठीक है, तो एम्पावरमेंट सबसे बड़ा सर्कल हो गया, डिसेबिलिटी उससे छोटा सर्कल, और हैंडीकैप सबसे अंदर वाला सर्कल। और हेल्थ, यानी कि किसी को हेल्थ इशू है वो तो सबसे बाहर वाले सर्कल में आता है, वो सबसे कमज़ोर चीज़ है। ओके, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए आप। समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा, इजी है। और इस तरीके का डायग्राम एग्जाम में बनाएंगे तो बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आज कवर कर लिए। अब आगे की वीडियो में हम इस यूनिट 1 के बाकी के जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उन सभी को पूरा करेंगे। और सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहेगी, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन आज हमने देख लिया, उसके बाद में एम्पावरमेंट देख लिया, हैंडीकैप देख लिया, डिसेबिलिटी देख ली। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है आज हमने क्लियर किए हैं। अब आगे